वेलकम बैक एवरीवन। सेम वन शॉट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स के करके वीडियो को वहीं पर एंड करना पड़ा, बट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कर्वीलिनियर मोशन कवर कर लिया था और आई गेस बेल्ट फ्रिक्शन कवर कर दिया था। हमने सिर्फ इनसाइट्स लिए थे और इनके रिलेवेंट जो भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं उनको स्टडी किया था और वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमने देखे थे। मिनिमल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जस्ट इन सेफ की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे। सो अब इस वीडियो को भी मैं बहुत स्ट्रेच नहीं करूँगा, इसमें मैं बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगा जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट द एंड जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही आएगी। तो यहाँ पर अब हम लैडर फ्रिक्शंस के क्वेश्चंस को किस तरह हैंडल करेंगे वो देखेंगे। लैडर फ्रिक्शन के क्वेश्चंस 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो है कि अपने को एफबीडी बनाना है। अगर एफबीडी ढंग से बनाना नहीं आ रहा है तो शायद नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप तो यहाँ पर है एफबीडी और दूसरा स्टेप इक्विलिब्रियम। इतना ही होगा। इक्विलिब्रियम में समेशन एफ एक्स 0 समेशन एफ वाई 0 और समेशन एम 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा, एंड किसी सर्टेन पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का मोमेंट का सम 0 होगा। मोमेंट का सम 0 होगा। अब इन 3 इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लैडर फ्रिक्शंस के अंदर कुछ ऐसे फोर्स सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे जो कोप्लेनर होंगे बट कॉन्करेंट नहीं होंगे, क्योंकि हम जितनी भी सिचुएशन ये सारे सॉल्व करेंगे 2 डायमेंशंस में ही सॉल्व करेंगे, 3 डायमेंशनल नहीं होने वाले। तो बस ये 2 स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। एक सैम्पल क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। हाँ, एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर या नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर डालता हूँ कि अगर अपने को बोला है कि कोई एक सरफेस स्मूथ है या फिर उस सरफेस पर जहाँ पर रॉड कनेक्टेड है वहाँ पर एक रोलर लगा दिया गया है, तो हम उस सर्टेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सिर्फ नॉर्मल फोर्स कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कंसीडर करेंगे। यानी कि इफ सरफेस इज स्मूथ या फिर रोलर्स आर इंस्टॉल्ड, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा ना के बराबर या फिर 0। सैम्पल क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका वेट W है और उस रॉड का लेंथ L है। हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड रॉड जो है 0.2 के बराबर दिया है। लेट से ये पॉइंट A और B है कॉन्टैक्ट पॉइंट। अपने को पूछा है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सच दैट ये रॉड स्लिप ना करे। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल पहला स्टेप है एफबीडी बनाना। अब एफबीडी कैसे बनाएंगे? हाँ, मैं ऊपर ही बनाऊँ।
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है। लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा इसका वेट। ठीक है, और पॉइंट बी पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा एन बी, एंड क्योंकि ये रॉड डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी रखती है तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा म्यू एस एन। हमने यहाँ डायरेक्टली स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट का यूज़ किया है, रीज़न बीइंग कि ये रॉड स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही है। तो फ्रिक्शन का क्या रहता है कि एक सर्टेन लिमिट तक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है, उसके बाद कांस्टेंट रहती है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, लेकिन एक हद तक वो अपोज कर सकता है। उस हद से ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज़ वो रुकी रहेगी। तो यहाँ रुकी रहेगी, तो रुकी रहने के केस में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज़ कर लेते हैं। और जब चल रही होती तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं म्यू के। सिमिलरली यहाँ पर ए पॉइंट पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन बी एन ए एक्ट करेगा, और क्योंकि अगर ये रॉड नीचे जाएगी तो ए पॉइंट से रॉड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा म्यू एस एन ए। अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंसेस हम देख लेंगे, पर चलो वो बात की बात है। ये थीटा एंगल है। अब यहाँ पर मुझे थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैंने तो एफबीडी बना दिया। अब इसके बाद मेरा क्या काम है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन को पहले अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा म्यू एस एन ए माइनस एन बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से म्यू एस एन ए इक्वल्स टू एन बी होगा, देयरफॉर यहाँ से एन बी हो जाएगा 0.2 एन ए। इक्वेशन 1 मिल गई। अब इसके बाद दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट्स सामने आएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से म्यू एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.2 एन बी प्लस एन ए इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ से डब्ल्यू हो जाएगा 0.04 या फिर 1.04 एन बी के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगा कि अपने को ये जो इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना, ये कन्वेंशंस के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करनी है। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट रहेगा तो नेगेटिव साइंस का यूज़ करेंगे रिस्पेक्टिवली। और यहाँ से अगर मैं W को NB की टर्म्स में निकालूंगा तो वो 5.2 NB होगा। क्वेश्चन 3। तो तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। अब समेशन ऑफ मोमेंट 0। अब मोमेंट में किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्टिव में ले सकता हूँ। यहाँ पर
मैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए लूँगा और रिजल्ट को 0 करूँगा। तो देखो यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकाल रहा हूँ मोमेंट, तो ए पॉइंट पर लगने वाली सभी फोर्सेस का मोमेंट 0 होगा। तो इन फोर्सेस का मोमेंट 0 रहेगा। अब यहाँ पर आ गया वेट। अब वो वेट का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। देखो अगर ये मार्कर और इसका टिप वेट के वेक्टर को रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। तो अगर यहाँ पर इस पूरी रॉड की लेंथ L है, तो आई गैस इतना लेंथ L/2 होगा, क्योंकि वेट तो सेंटर ऑफ मास पर ही एक्ट करेगा। और अगर ये L/2 है, तो ये L/2 cos थीटा रहेगा। ठीक है, तो वेट के करके अब मैं अगर वेट के अलाउंग एक सर्कुलर आर्क खींचूँ सच दैट वो ए की तरफ पॉइंट कर रही है, ए के वेक्टर की डायरेक्शन से, सॉरी वेट के वेक्टर की डायरेक्शन से ए पॉइंट तक अगर मैं सर्कुलर आर्क खींचूँ, तो वो एक क्लॉकवाइज मैनर में पैटर्न क्रिएट करेगा। इसका मतलब वेट के द्वारा लगने वाला मोमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस का W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है L/2 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। सिमिलरली बाकी फोर्सेस के भी मोमेंट्स को हम लिखेंगे। अब ये जो NB है, इसका यहाँ से ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L/2 साइन थीटा। और यहाँ से एक सर्कुलर पाथ बनाऊँ तो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जाएगा, तो नेगेटिव रहेगा मोमेंट। तो माइनस का NB इंटू L/2 साइन थीटा। अब बच गया μs NB फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसका यहाँ से पूरा डिस्टेंस रहेगा परपेंडिकुलर आई गेस L cos थीटा, एंड वो नेगेटिव मैनर में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो माइनस का μs NB L cos थीटा करके रिजल्ट रहेगा इक्वल टू 0। बस यहाँ पर अब ये सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से tan थीटा आएगा एज रिजल्ट (5.2 इंटू 1/2 माइनस 0.2/5/2। सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 67.38 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमको लैडर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बाकी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अलग से चैनल पर अपलोड होंगे, वहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद बेल्ट लैडर फ्रिक्शन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आता है ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला क्वेश्चन सिचुएशंस। डस्टर छुपाना पड़ेगा। गाइस ये हमारा यूनिक डस्टर है। ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन के सिचुएशंस को समझते हैं। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ब्लॉक रखा है, अब उसकी मोशन स्टडी करनी है। इसके भी कुछ सर्टन स्टेप्स हैं। सिर्फ हॉरिजॉन्टल में नहीं, ये जो स्टेप्स हैं ये वर्टिकल प्लेन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दोनों एक साथ ही कवर हो जाएंगे। वाह। तो यहाँ पर दो टाइप्स की प्रॉब्लम रहेंगी इसमें।
टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 प्रॉब्लम में अपने को लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसको FR मैक्स करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो थोड़े नहीं, बहुत सारे, मतलब कुल मिला के 7 स्टेप्स हैं। मैं काम करता हूँ, उन स्टेप्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके एक बार उन सभी स्टेप्स को ढंग से पढ़ लेना एंड देन उसके थ्रू जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सब इजीली हैंडल हो जाएंगे। बस वो चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये वो सभी स्टेप्स हैं। देखो, जब भी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना एक रिक्वायरमेंट बन जाती है ब्लॉक वाले सिचुएशंस के अंदर, तब ये कुछ 7 स्टेप्स अपने को दिमाग में रखने हैं। पहला स्टेप है FBD विदाउट फ्रिक्शन। माने कि अपने को उस ऑब्जेक्ट के रेलेवेंट जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट फ्रिक्शन, उनको इंक्लूड करके FBD बनाना है। यानी कि ऐसा FBD बनाना है जिसमें फ्रिक्शन इंक्लूडेड हो। फिर X एक्सिस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, Y एक्सिस परपेंडिकुलर टू X एक्सिस। इसका क्या मतलब है, अपने को FBD के अंदर जो हमारी X एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट का जो पॉसिबल मोशन है उसके अलोंग कंसीडर करनी है, एंड जो Y एक्सिस है वो उसके मोशन के परपेंडिकुलर कंसीडर करनी है। समेशन Fy 0 नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमें फिर समेशन F ऑफ y इक्वल्स टू 0 करना है, जिससे अपन लोग नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को निकाल पाएंगे। देन FR मैक्स इक्वल्स टू μSN। ये ही है स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा μS इंटू n। थर्ड स्टेप से n निकल जाएगा तो फोर्थ स्टेप में FR मैक्स निकल जाएगा। फिर अपने को समेशन F ऑफ x निकालना है विदाउट फ्रिक्शन। अब विदाउट फ्रिक्शन यहाँ पर अलग से कुछ नहीं सोचना है, जो FBD हमने बनाया बस उसी में से ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेना है। एंड देन ये कुछ कंपैरिजन करने हैं। अगर ये समेशन F ऑफ x लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हुआ तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा वो समेशन Fx यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होगा और उसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा। और अगर ये सिचुएशन पलट दो, यानी कि समेशन F ऑफ x ग्रेटर देन है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के, तब मोशन होगा एंड तब फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा म्यू के n। बस यही था। अब जो दूसरा सिचुएशन है टाइप 2 वाली,
तो बस इसमें 3 ही स्टेप्स अप्लाई होंगे। ये रहे सामने FBD बनाओ फ्रिक्शन के साथ, इस बार फ्रिक्शन एक्सक्लूड नहीं करना है। समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई लगाओ, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी होगी वो हम इवेल्युएट कर लेंगे। अब दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम में अलग अलग स्टेप्स की हैं। एक में फ्रिक्शन को FBD में एक्सक्लूड कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, आपको कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है? देखो, अगर तो क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया है इसी तरीके से कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला है, जैसे कि बोल दिया जाए कि जस्ट मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हमें मानना कि नहीं मूव करने वाला है, या फिर इक्विलिब्रियम में है। ऐसी सिचुएशन में वो टाइप 2 प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर सीधी सीधी बात है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला। हम टाइप 1 में स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन FR मैक्स क्यों निकाल रहे थे? ताकि हम उसे समेशन एफ ऑफ एक्स से कंपेयर कर सकें और पता करें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टाइप 2 में तो डायरेक्टली दे रखा है कि मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मैक्सिमम केस में नहीं कर रहा दिखा होगा। तो जब नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएसएन थी, और बस ये दोनों कंडीशंस निकालनी है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो इससे जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी क्वेश्चन में वो निकालना है। फॉर एग्जांपल कोई अननोन फोर्स होगी जो अप्लाइड हो रही होगी ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, उसे निकालना होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन से निकल जाएगा, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना। और टाइप 1 में अपने को पहले ये पता करना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ब्लॉक वाली प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म है। इसके रिलेवेंट अच्छे क्वेश्चन अलग से कवर करेंगे। अगेन यूनिक टेस्टर का यूज़ किया हमने अब कुछ इनविजिबल करने के लिए। अब बचता है 2 वेज सिस्टम वाला। एक सेकेंड, तो यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे कि 2 वेज सिस्टम के क्वेश्चंस को किस तरह हैंडल करना है। तो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स A और B कुछ इस असेंबली में रखे हैं। ब्लॉक्स का वेट 500 न्यूटन, 1500 न्यूटन रेस्पेक्टिवली दिया है। पूछा है कि कितना मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगना चाहिए ब्लॉक B को लिमिटिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट मतलब बस इतना ही है, जस्ट इन वर्ड्स ऑफ मोशन, यानी कि जस्ट मूव करेगा। तो इनडायरेक्टली क्या इक्विलिब्रियम ही मानना है। अब इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना वो देखते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ पर 2 ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के साथ, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होंगी या तो वो वर्टिकल लगेगी या तो वो हॉरिजॉन्टल लगेगी, एंड जो मोशन का डायरेक्शन रहेगा ऑब्जेक्ट्स का वही डिटरमाइन करेगा फ्रिक्शनल फोर्स के मूवमेंट के, फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन का। तो यहाँ पर अगर मुझे P फोर्स मिनिमम निकालना है तो P की टेंडेंसी होनी चाहिए डाउनवर्ड मूव करने की, और B नीचे मूव करेगा तो A लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो इन दोनों का FBD बनाते हैं सेपरेटली। ये है ब्लॉक B, इसका वेट 1500 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स वॉल से लग रही है, लेट्स से N1, एंड
नीचे मूव करने की टेंडेंसी है तो उसे अपोज करने के लिए 0.3 N1 का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उसके अलावा क्या फोर्स हो सकता है सोचो ज़रा, क्योंकि ये पॉइंट ए के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लेट्स से वो N2 है और यहाँ पर ये एंगल 75 दिया था क्वेश्चन में। ये है ब्लॉक ए जिसका वेट 500 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और इस पर भी N2 करके नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब क्योंकि आपस में घिसट रहे हैं दोनों के सरफेसेस तो इनके बीच में भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। कितना एक्ट करेगा यहाँ पर 0.3 N2 कर। अब इसमें किस डायरेक्शन पे लगेगा तो मैंने रफली बना दिया, बट इसमें किस डायरेक्शन पे लगेगा। बी नीचे मूव करने की टेंडेंसी रखा है तो बी का सरफेस कुछ इस तरीके से जाना चाहेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर बी का सरफेस कुछ इस तरीके से जाएगा तो फ्रिक्शन अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा। तो 0.3 N2 का फोर्स है लगेगा एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में 0.3 N2 का फ्रिक्शन फोर्स ए पर कुछ इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पर ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो लेफ्ट से N3 करके नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और लेफ्ट फुट मूव करने की टेंडेंसी है तो 0.3 N3 करके फोर्स यहाँ पर लगेगा, बस और तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये एंगल 75 है तो ये भी 75 होता है। कंपोनेंट्स ब्रेक करने में आसानी रहेगी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा दो, समेशन fx 0 समेशन fy 0 दोनों ब्लॉक्स का नहीं करना है, पहले किसी एक ब्लॉक के अराउंड इक्वेशन लगा। देखो जिस ब्लॉक में सबसे कम वेरिएबल्स है ना, जैसे इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं N1 और N2, इसमें है P है यहाँ पर 1 2 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, तो इसमें सबसे कम वेरिएबल्स है सबसे पहले उसी में हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्लॉक बी के लिए हम अप्लाई करेंगे तो समेशन fx को करके -N1 एंड N2 भी एक्ट कर रहा है प्लस इंटू cos ऑफ 15 डिग्री, ये 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ये 75 है तो माइनस का 0.3 N2 cos ऑफ 75। अब यहाँ पर सभी सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 दिया था तो उस हिसाब से हम करेंगे। कई बार क्या होता है ब्लॉक्स के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अलग अलग दिए जाते हैं, तो उस चीज़ में यहाँ पर ध्यान से भी इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1। अब समेशन fy से हमारे सामने इक्वेशन आएगी, वो होगा 0.3 N1 ये वाला माइनस 1500 प्लस N2 sin 15 प्लस (0.3 N2 sin 75 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके N1 और N2 की वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं इजीली।
तो ये इवेल्यूएट करना है आपको खुद से। फिर अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लगाएंगे ब्लॉक ए पर। उसमें समेशन fx 0 करने पर इक्वेशन क्या आएगी सामने, 0.3 m3 प्लस p माइनस n2 cos 15 प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ 75 0 और समेशन fy 0 होने पर इक्वेशन आएंगे n3 माइनस 500 प्लस 0.3 n2 साइन 75 प्लस n2 साइन 15। यह आ जाएगी क्वेश्चन 2, यह आ जाएगी क्वेश्चन 1। तो इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास n1 n2 तो ऑलरेडी है, तो n3 भी आ जाएगा, n3 आ जाएगा तो फिर p भी आ जाएगा। देखो जिस इक्वेशन में p नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास n3 आ जाएगा और p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगी। सॉरी 1 तो ये, तो इसको 2 और 3 कर देते हैं, 3 और तो रिस्पेक्टिवली ऐसे करके हम इस सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे। तो इनडायरेक्टली अपने को पता क्या होना चाहिए, 3 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। पहली बात तो एक कि दोनों ब्लॉक्स के बीच के कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट और दीवारों के साथ या दूसरे सरफेसेस के साथ कोफिशिएंट, मतलब पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि अपने को कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पता रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन से कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है। दूसरी FBD ढंग से बनाना और कोरिलेटेड FBD होना चाहिए। और तीसरा इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है मोशन, वो बताना चाहिए। एंड कुछ इस तरीके से हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करके या इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। मोस्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, और भी डिटेल में और भी क्लैरिटी के साथ हम क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट। सो बाय दिस वी एम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने 2 वीडियोस के अंदर ये सभी कॉन्सेप्ट को कवर किया है। मेरी कोशिश थी कि मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊं, बट इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का रीज़न यही है कि एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। ऑलरेडी पहली वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, एंड आई गेस ये भी आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी होगी। एंड मैंने इसीलिए लास्ट में अगर के शॉर्ट में सब चीज़ें, वरना डिटेलिंग में मैं और भी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। हो सकता है इनिशियली आपको वीडियो कंप्लीटली देखने में दिक्कत आए, बट जब आप फ्लो में देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आने लगेगी। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं और भी क्वेश्चंस को अपलोड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ, और अपने चैनल पर हम रेगुलरली इन क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट्स और भी क्रिस्टल क्लियर हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।